वस्तु को अच्छे से समझना है तो हमारे पास साधन के रूप में क्या है वो मैंने आपको दिखाया था। देखो ये प्रमाण का साम्राज्य है, कोई भी वस्तु जानी जाएगी इनके माध्यम से जानी जाएगी, कोई भी वस्तु जानी जाएगी इनके माध्यम से। ये हमारी प्रमाण मीमांसा है। क्या है? प्रमाण मीमांसा है। सारे दर्शनों ने अपनी अपनी प्रमाण मीमांसा दी है। जैसे चारवाक हैं, उनने कितने प्रमाण माने? एक प्रमाण माना। क्यों? उन्हें लग रहा है कि भैया जो भी पदार्थ है वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने में आ जाएगा, है ना, या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जानने में आ रहा है उसकी ही सत्ता है। बौद्ध ने कितने प्रमाण मान लिए? दो मान लिए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। उनको क्या लग रहा है? जो भी पदार्थ है जिसकी भी सत्ता है वो सब दो प्रमाण से जानने में आ जाएगी। ऐसे करके सारे दर्शनों ने अपनी अपनी प्रमाण मीमांसा दी है। ठीक है। जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा क्या है? जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा ये है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ इन प्रमाणों से जानने में आएगा। ठीक है, स्पष्ट है, समझ में आ रही है बात? आगे फिर हमने नए का साम्राज्य देखा था। ठीक है, नए कहां पर लागू होते हैं? तीन में। अभी अपन देखेंगे तीन जो ज्ञान है कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। वे तो प्रत्यक्ष ही वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो वहां तो नयों की आवश्यकता है नहीं। मति ज्ञान में नयों की प्रवृत्ति होती नहीं है। बचा कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में नयों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो अगर हमने जब वस्तु को जाना है और हमें उसका प्रयोग करना है, उसको और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमारे पास साधन के रूप में है नय। ये है नयों का साम्राज्य। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के कल अपनी चर्चा का निष्कर्ष इतना निकला था कि हमें अगर किसी भी पदार्थ को जानना है तो हमारे पास साधन के रूप में क्या है? प्रमाण और नय। ठीक है, फिर अपन ने एक प्रश्न खड़ा किया था जिसके संबंध में अपनी अंत में चर्चा हो रही थी, पर वो अधूरी हो पाई थी, थोड़ी अव्यवस्थित हो पाई थी। उसे अपन वापस से उस प्रश्न के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या उठा था? प्रमाण और नय ये दो हमारे पास अधिगम के उपाय हैं। कितने अधिगम के उपाय हैं? प्रमाण और नय ये दो हमारे पास अधिगम के उपाय हैं। दोनों के अधिगम में अंतर क्या है? दोनों के अधिगम में अंतर क्या है? एक सकलादेशी है और एक विकलादेशी है। ठीक है, प्रमाण कैसा है? सकलादेशी है। नए कैसे हैं? विकलादेशी है। ये बात अपन को समझ में आ रही है। इसमें एक का प्रश्न आया था कि भैया श्रुत ज्ञान वो भी तो विकलादेशी ही हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमाण जितने भी हैं वे सब कैसे हैं? प्रमाण जितने भी हैं वे सकलादेशी हैं। उसके पीछे कारण ये, भैया सकलादेशी कह रहे हो, केवल ज्ञानी उनको आप सकलादेशी कहो तो बात समझ में आए। श्रुत ज्ञान को भी आप, श्रुत प्रमाण को भी आप कैसा कह रहे हो? सकलादेशी कह रहे हो। बात समझ में आ रही है? पर श्रुत मति प्रमाण, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों के पांच कैसे हैं? सकलादेशी है। ठीक है, कि भैया श्रुत प्रमाण या फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सकलादेशी कैसे हैं? कि प्रमाण जब वस्तु को ग्रहण करता है, सुनना ध्यान से, प्रमाण जब वस्तु को ग्रहण करता है तो वो मुख्य गौण करके ग्रहण नहीं करता। अभी अपन चर्चा करेंगे, फिर भी प्रश्न था इसलिए उत्तर दे रहा हूं। प्रमाण वस्तु को जब ग्रहण करता है तो मुख्य गौण करके ग्रहण नहीं करता। अभी मैं आपको जय धवला जी का एक छोटा सा प्रकरण दिखाऊंगा तो उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। नए जब वस्तु को ग्रहण करता है तो वो मुख्य गौण करके ग्रहण करता है। ठीक है, तो प्रमाण जब वस्तु को ग्रहण करेगा तो वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि सकलादेशी है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? आपको केवल ज्ञान तो चलो आप वहां पर लगा लेते हो, सकलादेशी वहां आप क्या विवक्षा लगा रहे हो कि वो पदार्थ को पूरा जान रहा है, उसके अनंत द्रव्यों को, है ना, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण को, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायों को। आपको लग रहा है बाकी में कैसे सकलादेशी घटित होगा? पर नए सिर्फ विकलादेशी है। जैसे कल अपन ने देखा था ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, अगला निकालो इसका ही और बाद में 6वें नंबर का। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, केवल ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, ये पांचों के पांच
स्वार्थ है कि नहीं, पांचों के पांच स्वार्थ हैं कि नहीं। परार्थ का भेद किसमें है, परार्थ का भेद किसमें है, सिर्फ श्रुत ज्ञान में। मतलब चार तो कैसे हैं, अपन ने कल ये पढ़ा था ना, तत्र स्वार्थम प्रमाणम श्रुत वर्जम, श्रुत को छोड़कर बाकी के चार कैसे हैं, स्वार्थ हैं। कि भैया श्रुत कैसा है, स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। श्रुत कैसा है, स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। तो परार्थ का भेद सिर्फ किसमें है, बोलते चलो, परार्थ का भेद किसमें है, सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये समझनी है, ये जो तीन है, केवल ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है, ये तो सकलादेशी हैं ही, ये तो सकलादेशी हैं ही। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये सकलादेशी है कि नहीं। तो ये सकलादेशी कैसे हैं, ये बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं, कि जब ये वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को, एक अनेक रूप वस्तु को ये मुख्य गौण करके ग्रहण नहीं करेंगे। नए कैसे ग्रहण करेगा, नए कैसे प्रयोग करेगा, वो मुख्य गौण करके प्रयोग करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आई। अभी अपन जय धवला जी का प्रकरण पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। वापस से आओ, बात क्या चल रही थी, तत्वार्थ को जानने के उपाय क्या हैं, प्रमाण और नए। ठीक है, दोनों के अधिगम में अंतर क्या है, एक सकलादेशी है और एक विकलादेशी है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सारे के सारे प्रमाण सकलादेशी कैसे हैं, और श्रुत ज्ञान में जो नए के भेद पढ़ रहे हैं वो नए विकलादेशी कैसे हैं। अब फिर अपन ने कल एक प्रश्न खड़ा किया था, देखो इसमें निकालो 4 नंबर की स्लाइड। प्रश्न अपन ने ये खड़ा किया था कि आलाप पद्धति में क्या कह रहे हैं, पढ़ो सब एक साथ। इसका अर्थ क्या है, ठीक है, बहुत स्पष्ट, बहुत सरल अर्थ है। प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के एक अंश में नयों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये पढ़ो नीचे वाला। क्या लिखा है, प्रमाण प्रकाशितेषु, प्रमाण से प्रकाशित में, अर्थेषु अर्थ में, नए प्रवृत्तेः नयों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नए प्रवृत्तेर व्यवहार हेतुत्वात् नयों की ही प्रवृत्ति होती है। किसमें, किसमें होती है, प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु में नयों की प्रवृत्ति होती है। तो हमें सिर्फ ये समझना था, कल हमने प्रश्न ये खड़ा किया था कि इसका आशय क्या है, प्रमाण के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करें फिर उसमें नयों की प्रवृत्ति होती है, इसके पीछे का क्या आशय है। प्रश्न समझ में आ गया, पक्की बात। तो कल अपन ने जो चर्चा की थी, जैसे मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए थे, है ना, जैसे पंखा जान रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें और विशेष जान रहे हैं। वहां अपन को थोड़ा सा ये अंतर करना है, जैसे अपन ने पोडियम जाना, ठीक है, फिर इस पोडियम के बारे में अपन और जितना जितना नया नया जानने जाएंगे वो प्रमाण ही है। वो क्या है, वो प्रमाण ही है। समझ में आ रही बात। जैसे अभी अपन ने जाना ये पोडियम है, ठीक है, फिर अपन ने जाना ये पोडियम का कलर क्या है, फिर अपन ने जाना ये पोडियम पे सामान क्या रखा है, फिर अपन ने जाना ये पोडियम पे क्या लिखा हुआ है। ये सब क्या है, ये जब आप इसको ग्रहण कर रहे हो तो कैसे ग्रहण कर रहे हो, कैसे ग्रहण कर रहे हो, प्रमाण से ग्रहण कर रहे हो। कैसे ग्रहण कर रहे हो, प्रमाण से ही ग्रहण कर रहे हो। फिर भैया नए क्या है, बात समझ में आ रही है। आपने इसको ग्रहण किया, किससे ग्रहण किया, प्रमाण से किया, तो फिर नए क्या है, ये अपना प्रश्न है। और मैं सरल करता हूं, आप लोगों को समझ में आ पा रहा है कि नहीं, पक्की बात। वाक्य क्या है अपना, प्रमाण से ग्रहण की हुई में ही नयों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रमाण से आपने जिसको प्रकाशित किया है उसमें ही नयों की प्रवृत्ति होती है। इसका आशय क्या है, इसका आशय सिर्फ इतना है, जब भी आप किसी पदार्थ को जानते हो तो आपके पास कौन से ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जब भी आप किसी पदार्थ को जानते हो तो कैसे जानते हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से आप उस पदार्थ को जानते हो। ठीक है, कि भैया फिर नए क्या है। पहली बात तो नयों की प्रवृत्ति हर समय नहीं हो रही है। क्या कहा, सुनना ध्यान से, आप लोग बहुत शांति से सुनना एक एक बात को। नयों की प्रवृत्ति हर समय नहीं हो रही है,
हमने मति ज्ञान से और श्रुति ज्ञान से पदार्थ को जाना। जैसे समझो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल को आपने मति ज्ञान से और श्रुति ज्ञान से जाना। बात समझ में आ रही है? आप जितने भी विशेषों में गए, जाते गए उस वस्तु को समझते गए, वो सब क्या है? प्रमाण है। अब आपने मति ज्ञान से और श्रुति ज्ञान से उस वस्तु को जाना, ठीक है, उसके बाद किसी उद्देश्य से, किसी अपेक्षा से, किसी विशेष प्रयोजन से जब आप इस वस्तु के एक अंश को मुख्य करोगे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा नय। ये बात बहुत शांति से समझना, वरना आप पूरा नय चक्र पढ़ लोगे पर ये प्रश्न आपका अनुत्तरित ही रह जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो समाधान मैं दे रहा हूं इसमें अभी और चर्चा की गुंजाइश है और सोचने की गुंजाइश है। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है जिस पे मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की विभाजन रेखा अपन कैसे खींचे, उसमें अपन जाएंगे तो वो बहुत बड़ा विषय है ना। अभी अपन उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी अपन क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? प्रमाण से प्रकाशित अर्थ में ही नयों की प्रवृत्ति होती है, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय इतना सा है, आपने ये टेबल प्रमाण से जानी, ठीक है, आप प्रमाण से जानी मतलब मति श्रुति ज्ञान से आपने इस टेबल को जाना, इसके विशेषों को जाना, इसके बारे में जानकारी ली, ठीक है। फिर आप नयों के माध्यम से क्या करते हैं भैया? तो नए प्रयोग है। नए क्या है? बोलो सब एक साथ, नए क्या है? प्रयोग है। नयों के माध्यम से आप उस वस्तु के एक अंश को मुख्य करते हो। जब आप एक अंश को मुख्य कर रहे हो उस समय दूसरा अंश कहाँ गया? दूसरा अंश उस वस्तु में है, वस्तु से कहीं नहीं गया, लेकिन दूसरा अंश उस समय गौण है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये बात आपको पहले समझ में आ रही है कि नहीं? वस्तु को तो आप कैसे ग्रहण करोगे? प्रमाण से, ठीक है। फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षाओं के माध्यम से नयों का प्रयोग करते हो। इतनी सी बात है। ये बात किस किस को स्पष्ट हो गई? पक्की बात सबको समझ में आ रही है? अब इस पंक्ति का आशय समझ पा रहे हो? प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु में ही नयों की प्रवृत्ति होती है कि आप किसी भी वस्तु को ग्रहण करोगे तो आपके पास मति श्रुति ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान से आप उस पदार्थ को जानोगे और फिर आप उसमें नयों की प्रवृत्ति करोगे। कल अपन जो व्याख्या कर रहे थे उसमें एक आपत्ति ये आ रही थी, अपन उसके विशेषों में ले जा रहे थे नयों के माध्यम से, लेकिन अपन जितना जितना विशेष में जा रहे हैं अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, तो वो प्रमाण है। मतलब प्रमाण के माध्यम से ही आप उस वस्तु को जान रहे हो। नए वो प्रमाण का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या कहा? नए प्रमाण का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आपने प्रमाण से उस वस्तु को ग्रहण किया और फिर उसमें नयों की भैया, फिर अगर प्रमाण से वस्तु का ग्रहण किया तो नयों की प्रवृत्ति हो ही क्यों रही है? आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस विवक्षा के अनुसार उस वस्तु के निर्णय के लिए, प्रयोग के लिए नयों की प्रवृत्ति हो रही है। बढ़े आगे, और आपको जो इसके संबंध में प्रश्न हो, कोई बात अस्पष्ट रह गई हो तो अपन और चर्चा कर लेंगे। अभी बढ़े आगे। पक्की बात, दो चीजें, दो निष्कर्ष अपने निकले। वस्तु को जानना है तो उसके अधिगम के उपाय क्या है? प्रमाण और नय। दोनों में अंतर क्या है? एक सकलादेशी है, एक विकलादेशी है। सकलादेशी सिर्फ केवल ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वो भी सकलादेशी है। उसकी अपेक्षा क्या है कि वो वस्तु को मुख्य गौण करके ग्रहण नहीं कर रहे, उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण कर रहे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरा निष्कर्ष क्या है? बोलो जल्दी से। प्रमाण से जानी हुई वस्तु में नयों की प्रवृत्ति होती है। इसका भाव क्या है? मति श्रुति ज्ञान से आप किसी वस्तु को जानोगे, ठीक है, फिर उसमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षा अनुसार किसी को मुख्य करोगे, किसी को गौण करोगे, तो प्रमाण से जानी हुई वस्तु में नयों की प्रवृत्ति होगी। नए प्रमाण का उल्लंघन नहीं करेंगे। बढ़े आगे। बोलो बोलो बोलो, ऐसी बोलो। हाँ हाँ, तो फिर हमने उसमें देखा था कि पहले हम प्रमाण से जानेंगे, फिर उद्देश्यवश उसमें नए की प्रवृत्ति करेंगे और फिर प्रमाण से वापस जानेंगे। तो अब पहला प्रमाण और जो नए का बात जानने का प्रमाण, उसमें अंतर क्या है? कल तो उसमें अंतर किया था। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छा प्रश्न है कि भैया पहले प्रमाण फिर नए और फिर प्रमाण, ठीक है।
उसको मैंने अभी जो अर्थ किया उसमें ही अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। प्रमाण से अपन ने जाना था, प्रमाण से अपन ने उस वस्तु को जान लिया था, ठीक है। नयों के माध्यम से क्या किया, प्रयोग किया, उसके उद्देश्य का अपन ने निर्णय किया, ठीक है। उद्देश्य के माध्यम से उस वस्तु, उद्देश्य जो था उसके लिए हमने उसका प्रयोग किया, उसके संबंध में और निर्णय किया। अब सुनना ध्यान से, आपने जो भी प्रयोग किए, जो भी उसके माध्यम से आपके निर्णय बने, ठीक है, आप फिर उसमें संतुष्ट हुए, आप फिर उसमें संतुष्ट हुए, वो प्रमाण कहलाया जाएगा। वापस सुनना ध्यान से, आपने इसको मति श्रुत ज्ञान से जाना, अभी मुझे जो अर्थ ख्याल में आ रहा है, आपने मति श्रुत ज्ञान से इस पदार्थ को जाना, फिर नयों के माध्यम से उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने इसमें नयों की प्रवृत्ति की, नयों की प्रवृत्ति की, ठीक है। उसके बाद आपको जो संतुष्टि हुई उस पदार्थ के संबंध में, जो आपकी समझ बनी, उसको कहा जाएगा प्रमाण। एक मिनट, पूरी बात हो जाए फिर पूछ लेना, है ना। उसको कहा जाएगा प्रमाण। फिर आपको पुनः उद्देश्यवश, अगर किसी अन्य उद्देश्य से आपने फिर से मुख्य गुण की व्यवस्था बनाई, तो फिर आपने नयों का प्रयोग किया, नयों का प्रयोग करके आपको फिर वस्तु के संबंध में जो संतुष्टि हुई उसको कहा जाएगा प्रमाण। बोल। हम तो प्रमाण कहते हैं उसे हैं कि जो सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण वस्तु को जान ले। जब पहली बार ही वस्तु को संपूर्ण जान लिया है तो उससे अब उसके बाहर अब जानने की गुंजाइश बची नहीं, हाँ, क्योंकि संपूर्ण वस्तु आ तो वो गई तो है। कह ही रहे ना, अब फिर नयों के बाद फिर से निर्णय करेंगे। वही तो बता रहा हूं, आपने प्रमाण से वस्तु को जान लिया, आपने प्रमाण से इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण किया, ठीक है। ये मत कहो गुंजाइश नहीं बची, सुनना ध्यान से, ये नहीं कहा जाएगा गुंजाइश नहीं बची। गुंजाइश तो कब तक है, वहां तक है, गुंजाइश तो है, पर नयों की प्रवृत्ति उसके बाहर हो ऐसा नहीं है। गुंजाइश तो अभी है, जब भी आपने मति श्रुत ज्ञान से वस्तु को ग्रहण किया है, गुंजाइश तो बनी हुई है। अब आपने मति श्रुत ज्ञान से उस वस्तु को ग्रहण किया, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण किया, उद्देश्य की पूर्ति के लिए नयों की प्रवृत्ति की, ठीक है। अब नयों की प्रवृत्ति कर रहे हो आप, सुनना ध्यान से, नयों की प्रवृत्ति आपने की, उद्देश्य की पूर्ति हुई, अब आपको जो संतुष्टि हो रही है, मतलब संतुष्टि का भाव क्या है, उस पदार्थ के संबंध में सामान्य विशेषात्मक जो आपकी पुनः जो संतुष्टि हो रही है, उसको अपन प्रमाण कह रहे हैं। प्रमाण में तो अपन सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही लेंगे, क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया मुख्य गुण अगर अपन कर रहे हैं तो वो प्रमाण की श्रेणी में नहीं जाएगा, वो ज्ञान नहीं है, मतलब वो प्रमाण नहीं। अच्छा, अभी और सोच लेना, वरना फिर उसमें अपन जाते जाएंगे तो विषय बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसमें है चर्चा की गुंजाइश, मैं खुद उस बात को स्वीकार कर रहा हूं। दो चर्चा की गुंजाइश है, एक तो मति श्रुत ज्ञान के विभाजन की रेखा, ठीक है, और ये जो अपनी चर्चा चल रही है इसमें भी। पर अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सबको ध्यान में रखते हुए चलो बड़े आगे। 3 निष्कर्ष अपने बन गए हैं, तीसरे निष्कर्ष में थोड़ी गुंजाइश है, आप लोग भी सोचना, मैं भी सोच रहा हूं। अपन को जो भी उसके संबंध में और विशेष विवक्षा मिलेगी अपन उसको स्वीकार करते चलेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद तीसरा निर्णय क्या बन गया अपना, प्रमाण और नय। प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु में ही नयों की प्रवृत्ति होती है। अब आगे बढ़ो, अब अपन को समझना है नय क्या है। प्रमाण के संबंध में अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, नय के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। नय का लक्षण अगला। अच्छा, उसके पहले जय धवला जी का अंश में आपको दिखाता हूं, बहुत बढ़िया है। जल्दी से कौन पढ़ेगा, खड़े हो, संस्कृत में पढ़ो। हाँ, आप पढ़ो आकाश, अर्थ करते चलो, बोलो। प्रमाण परिगृहीतार्थ एक देशे वस्तु अध्यवसायः न ज्ञानम्, तत्र वस्तु अध्यवसायस्य अर्पित वस्तुअंशे प्रवेशिता अनर्पित वस्तुअंशस्य प्रमाणत्व विरोधात्। बस ठीक, देखो क्या कह रहे हैं, प्रमाण परिगृहीतार्थ एक देशे वस्तु अध्यवसायः न ज्ञानम, बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो आप लोग सब एक साथ पहली पंक्ति को पढ़ो।
अच्छा, ये बात किसकी चल रही है? नए की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? नए की बात चल रही है। कह रहे हैं प्रमाण से परिग्रहित अर्थ के एक देश में वस्तु का अध्यवसाय मतलब जानना, न ज्ञानम, वो क्या नहीं है? वो ज्ञान नहीं है। वाक्य समझ में आ पा रहा है? क्या कह रहे हैं? प्रमाण से परिग्रहित में, प्रमाण से परिग्रहित वस्तु के एक देश में जो प्रवृत्ति हो रही है वो ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो प्रमाण नहीं है। वो क्या है? वो नए है। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं? मतलब जब आप उस वस्तु के एक देश में प्रवृत्ति कर रहे हो उसके लिए क्या कह रहे हैं? ना ज्ञानम। उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसका मतलब वो प्रमाण नहीं है। जब अपन प्रमाण और नए में भेद करते हैं, दादा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया, नए रहस्य में भी उसको खोला। इससे अच्छा कोई उद्धरण उसके लिए हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया लिखा, स्पष्ट लिखा। अच्छा, आगे हेतु दिया, सुनना ध्यान से। क्या हेतु दे रहे हैं? तत्र वस्तु अध्यवसायस्य, वहां पर वस्तु के अध्यवसाय में या वस्तु के अध्यवसाय का क्या होता है? अर्पित वस्तु अंशे प्रवेशित अनर्पित वस्तु अंशस्य प्रमाणत्व विरोधात्। क्यों भैया? प्रमाण क्यों नहीं है? वस्तु के एक अंश में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो प्रमाण क्यों नहीं है? तो उसका हेतु दिया कि प्रमाणत्व का विरोध है उसमें। क्यों प्रमाणत्व का विरोध क्यों है? क्योंकि अर्पित अनर्पित एक अंश को मुख्य कर रहा है और एक अंश को गौण कर रहा है। प्रमाण में ऐसा नहीं होता। अंतर स्पष्ट हो रहा है प्रमाण और नए में? प्रमाण में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? एक अंश को मुख्य किया जाए, एक अंश को गौण किया जाए, ऐसा प्रमाण में नहीं होता। तो प्रमाणत्व विरोधात्, उसका प्रमाणत्व पने से विरोध है। किसका? नए का प्रमाणत्व पने से विरोध है। क्यों विरोध है? क्योंकि नए मुख्य गौण करके जानते हैं, प्रमाण मुख्य और गौण करके नहीं जानते। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा, किंच न नया प्रमाणम, नए प्रमाण नहीं है। प्रमाण व्यपाश्रयस्य वस्तु अध्यवसायस्य तद विरोधात्। प्रमाण व्यपाश्रयस्य मतलब प्रमाण का आश्रय लेकर। देखो, मैं आप लोगों की दृष्टि से ही, पीछे कठिनाई तो नहीं हो रही है संस्कृत के कारण, विद्यार्थियों को उद्धरण दिखाना जरूरी है, इनकी मुख्यता से ही बात चल रही है। ठीक है, प्रमाण व्यपाश्रयस्य मतलब प्रमाण का आश्रय लेकर ही नयों की प्रवृत्ति होती है। नए में प्रमाणत्व पने से विरोध है। समझ गए आप लोग? स्पष्ट हो गया प्रमाण और नए में अंतर है। चलो अब आ जाओ अगले पर। अब नए के लक्षण के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, अपने पास कल का दिन था और आज का दिन है। 2 दिन में अपन को नए को समझना है। कल से तो फिर अपन को निश्चय और व्यवहार नए प्रारंभ करना। अब नए का लक्षण जल्दी से देख लो। ये ऊपर का चार्ट में आपको बहुत बार समझा चुका हूं। यहां नए का सबसे पहला लक्षण दिया, क्या लिखा है? आप लोग क्यों पड़ोसी बोल रहे हैं? ऐसा सोच के बैठे हो, बोलो सब वापस से। अच्छा, अब आप लोगों को शांत रहना है और जो पीछे, हाँ क्या बोलेंगे, चेयर पे बैठे हैं उनको बोलना है। अच्छा, नीचे भी जो बैठे हैं बोलो सब एक साथ। आवाज नहीं आई भी? आवाज आई क्या? नहीं आई? बोलो वापस। तद विकल्पा नया। ठीक है, उसके विकल्प नए हैं। किसके? हाथ खड़ा करना है। किसके? नहीं, 2 + 2 4, फिर हाथ खड़ा किए ही क्यों? हाथ खड़ा करो बिना बोलते हुए, फिर मैं पूछूंगा। पीछे वाले, हाँ बोलो, क्या नाम है? हाँ बहन बोलो। कौन से ज्ञान के? केवल ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। हाँ तो पूरा बोलो। तद विकल्पा नया। किसके विकल्प को नए कहते हैं? तद विकल्पा, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। ठीक है, अब कल अपन ने ये देखा था श्रुत ज्ञान कैसा है? श्रुत ज्ञान कैसा है? बिल्कुल सही उत्तर दिया, स्वार्थ परार्थ। श्रुत ज्ञान कैसा है? स्वार्थ भी है परार्थ भी है। तो नए कैसे हैं? उसके ही विकल्प है ना, उसके ही भेद हैं, तो नए भी कैसे हैं आर्जव?
स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। उसका जो स्वार्थ है वो क्या है, ज्ञानात्मकता, और उसका जो परार्थ है वो क्या है, वचनात्मकता। यहां से ही वो दो परिभाषा निकली है। कौन कौन सी? हाँ बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, खड़े होके बोलो। अरे सही बोल रहे हो भाई, आप तो सर्वज्ञ हो, बोलिए। ज्ञातुर अभिप्राय नया और वक्तुर अभिप्राय। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तद विकल्पा नया, उसके विकल्प को नए कहते हैं। वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ ज्ञानात्मक, परार्थ वचनात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक से ये सारी परिभाषाएं निकली हैं। कौन कौन सी? अन्यराकृत प्रतिपक्षो, वस्तुत्व अंशग्राही नया। ठीक है, दूसरी प्रमाण परिग्रहितार्थ, प्रमाण से परिग्रहित एक देश में वस्तु का अध्यवसाय, वो नए। ठीक है, ये सारी परिभाषा किससे निकली है, स्वार्थ से। और परार्थ से वक्तुर अभिप्रायो नया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। ये समझ में आ गई पहली परिभाषा, तद विकल्पा नया। अगली निकालो, 7 नंबर की स्लाइड देखो। को नयो नाम। ठीक है, ऊपर कौन सी भाषा में लिखा है, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, बोलो सब एक साथ कि भैया नए किसे कह रहे हैं। तो धवला जी में परिभाषा दी है, बोलो सब एक साथ। ठीक है, दूसरा बोलो। अब ये नीचे जो लिखा है, मुझे आपको ये मुख्य दिखाना था। ये कहां लिखा है, जय धवला जी भाग 1 अनुच्छेद 168। क्या लिखा है, बोलो सब एक साथ। वापस ए तत्, अच्छा वो थोड़ा गलत लिखा है वहां, ए तत् वो एक रह गया, मतलब एक दा वहां पर, एक ता वहां पर रह गया बीच में, यहाँ ता आएगा, है ना। ए तत् अंतरंग लक्षणम, ये अंतरंग लक्षण है। कौन से? ये अंतरंग लक्षण है। कौन से? ये जो ऊपर दोनों लक्षण कहे हैं ना, ये दोनों लक्षण कैसे हैं, ये दोनों लक्षण अंतरंग लक्षण है। अंतरंग लक्षण क्यों है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंतरंग लक्षण क्यों है, क्योंकि ये ज्ञानात्मक है। तो लक्षण में दो भेद हो रहे हैं, एक तो स्वार्थ का और एक परार्थ का, और दूसरा अंतरंग का और बहिरंग का। स्वार्थ और अंतरंग लक्षण किसको कह रहे हैं, स्वार्थ और अंतरंग लक्षण किसको कह रहे हैं, जो ज्ञानात्मक है। और परार्थ और बहिरंग लक्षण किसको कह रहे हैं, जो वचनात्मक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको स्पष्ट हो गई, कोई डाउट नहीं है। इन परिभाषाओं में हम नहीं जा रहे हैं, ये सब आपको स्पष्ट है, बहुत बार आप चर्चा कर चुके हो। आपको इतना बस ध्यान रखना है, जब भी नयों का स्वरूप समझ रहे हैं तो जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष गौण है, वो प्रतिपक्ष कहीं गया नहीं। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तुम तो बहुत बदल गए। अपन ने बोला तुम तो बहुत बदल गए, तो वहां अपन ने बदल गए को मुख्य कर दिया भाई साहब। इसलिए जब अपन अनित्यता का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो भी वहां भी कथनचित नित्यता की सिद्धि हो रही है। हम कह रहे हैं तुम तो बहुत बदल गए। जैसे अभी आप लोग यहाँ हो ना हॉस्टल में, अभी तो आप लोग यहाँ से जाते रहते हो, जैसे हम लोग सोनगढ़ में थे तो 5 साल टंगे हैं। ठीक है, अब आएंगे भी तो एक एक महीने की 15-15 दिन की छुट्टी में, तो उस समय वो इतने संबंध है, फूफा जी और नाना जी और पता नहीं कौन कौन से संबंध हैं, तो वहां तो जाओगे नहीं, घर पे जाओगे, तो उन लोगों से 5-5 साल बाद मिलना हो तो क्या कहते हैं वे, चिंटू तुम तो बहुत बदल गए। इसका मतलब वो मुख्य किसको कर रहे हैं, बदल गए को, लेकिन उस समय भी चिंटू है कि नहीं, बोलो चिंटू है कि नहीं, अरे बोलो है कि नहीं। वो चिंटू किसको बता रहा है, भले ही अपन उस समय अनित्यता को मुख्य कर रहे हैं, किसको मुख्य कर रहे हैं, अनित्यता को मुख्य कर रहे हैं, पर उस समय भी वस्तु में नित्यता तो है। अपन अपने प्रयोजन के अनुसार मुख्य गौण की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, लगी स्त्री लिखा तो है, चलो ठीक है बढ़े आगे। श्रुत ज्ञान के दो भेद किए थे, ज्ञानात्मक वचनात्मक, तो ऐसे नए के कर दिए थे फिर। तो प्रमाण जो है श्रुत ज्ञान, उसके भी ऐसे दो भेद हैं क्या, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। हाँ अब देखो उसमें ऐसा है
वहां दो मत हैं, मैं आपको बता देता हूं, दोनों मत बता देता हूं, फिर निर्णय अपन कर लेंगे कौन सा सही है। दो चीजें ये हैं, वहां जो अपन श्रुत ज्ञान में स्वार्थ और परार्थ कर रहे हैं, और अपन ने नए में भी स्वार्थ और परार्थ किया, तो नए का स्वार्थ और परार्थ तो समझ में आ गया, वहां ज्ञानात्मकता भी घटित हो गई, वचनात्मकता भी घटित हो गई। श्रुत ज्ञान का स्वार्थ परार्थ क्या है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो स्वार्थ तो समझ में आ ही रहा है, वो जो ज्ञान है वो स्वार्थ है। वहां परार्थता क्या है, वहां परार्थता के दो आंसर हैं। एक आंसर ये है, वो जो आप प्रमाण वाक्य बना रहे हो वो किसके आधार से बना रहे हो। पहली बात, प्रमाण वाक्य बना रहे हो वो किसके आधार से बना रहे हो, समझ में आ रही है बात, तो वो उसकी परार्थता है। वहां पर दिक्कत बस ये आ रही है कि वो जो प्रमाण वाक्य बन रहे हैं वो भी किसके प्रयोग से बनते हैं, कि वो भी नयों के प्रयोग से ही बनते हैं, तो फिर वहां उसकी परार्थता क्या लोगे। इसका दूसरा आंसर ये है कि वहां नयों की जो संभावना है, नयों की जो संभावना है किसमें, किसमें, श्रुत ज्ञान में ही है ना, अन्य किसी में तो है नहीं, तो नयों की संभावना को बताने के लिए परार्थ शब्द का प्रयोग किया है। समझे दोनों उत्तर। पहले उत्तर में आपत्ति आ रही है, क्या आपत्ति आ रही है, नए के द्वारा हाँ, कि अपन भले ही प्रमाण सप्तभंगी बनाते हैं, पर वो प्रमाण सप्तभंगी भी किसके माध्यम से ही बनाते हैं, नयों के माध्यम से ही बनाते हैं, तो फिर वहां प्रमाण वाक्य वो वहां घटित नहीं होगा, वो भी कहाँ घटित हो रहा है, नयों में ही घटित हो रहा है। इसलिए अपन को ये समझना है, जो अभी तक समझ में आ रहा है, कि वहां परार्थ क्या है, श्रुत ज्ञान में परार्थ क्या है, श्रुत ज्ञान में परार्थ की वहां पर अभी भी किसकी संभावना है, नयों की संभावना है। दूसरा एक उत्तर ये है, दूसरा उत्तर ये है, श्रुत प्रमाण में परार्थता तो घटित बहुत आसानी से वैसे भी हो जाती है, जैसे जब आप कह रहे हो ना आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, तो अर्थ ज्ञान वो स्वार्थ है, और अन्य का जो निमित्त है आप्त वचनादि निबंधनम वो परार्थ। तीन उत्तर मैंने आपको दिए। पहला वाला तो घटित होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो प्रमाण सप्तभंगी है वो भी नयों में ही घटित होते हैं। दूसरा उत्तर क्या दिया, नयों की जो संभावना है वो परार्थता को बता रही है, पर उसका मेरे पास कोई आगम प्रमाण नहीं है। इसलिए तीसरा जो उत्तर है, तीसरा उत्तर क्या है, बोलो जल्दी से, कि परार्थता कैसे घटित हो जाएगी शुद्ध ज्ञान में, कि ज्ञान आपको हो रहा है तो आपकी जो ज्ञानात्मकता है वो तो क्या है, वो क्या है, वो तो स्वार्थ है, पर आपको वो जो ज्ञान हो रहा है आप्त वचनादि निबंधनम है ना, या फिर अन्य कोई संकेत, तो वो क्या है, वो परार्थता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर जो परिभाषा है अपनी स्वार्थ परार्थ की वो बदल गई यहाँ पर, तो वचनात्मकता आ तो रही है, स्वार्थ में ज्ञानात्मकता ले रहे हैं, आपको जो ज्ञान हो रहा है, और आप्त वचनों के निमित्त से तो वचनात्मकता घटित हो रही है। ठीक है, नहीं आ पा रहा और सोच लेना। ठीक है, चलो बड़े आगे वापस से, अपन कहाँ थे, कहाँ पहुंचे थे अपन, बताओ जल्दी से, क्या चर्चा चल रही थी अपनी। हाँ, स्वार्थ हो गया था, परार्थ हो गया था, अंतरंग हो गया था, बहिरंग हो गया था। जल्दी से, अपने पास सिर्फ 5 मिनट है। अपन यहां आ गए थे, ये भी अपन ने समझ लिया है, अगला निकालो। तो कुछ तो चर्चा कर रहा था, भाई ने प्रश्न पूछ लिया, मैं वो भूल गया। हाँ, उसके बाद अपनी ये चर्चा प्रारंभ हो रही थी, ये मैं आपको समझा रहा था कि नयों में अपन एक अंश को जब मुख्य कर रहे हैं तो दूसरे अंश को क्या कर रहे हैं, दूसरे अंश को सिर्फ गौण कर रहे हैं, वहां उसका निषेध नहीं कर रहे। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन थोड़ा विषय की ओर आ जाएं। नए, ये मैं आपको पहले ही दिन बता चुका था, नयों में कितने कितने भेद बन रहे हैं, उसमें बस मुझे आपको एक विवक्षा दिखानी है। ये जो निश्चय व्यवहार नए हैं, निश्चय व्यवहार नए हैं, इनमें मुख्यता किसकी है, इनमें मुख्यता अध्यात्म की है। ठीक है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए हैं, नेगम आदि नए हैं, इनमें मुख्यता किसकी है, इनमें मुख्यता आगम की। ठीक है, बाकी जितने भी नए हैं, नए सामान्य, ज्ञानात्मक, वचनात्मक, शब्द अर्थ ज्ञान, द्रव्य नए, पर्याय नए आदि 47 नए, वचनात्मक, विकल्पों की अपेक्षा, गुण धर्म शक्तियों की अपेक्षा, ये आगम
और अध्यात्म दोनों पर घटित होंगे। ये बात आपको समझ में आ पा रही है कि नहीं? क्या कहा मैंने? निश्चय व्यवहार, उसमें किसकी मुख्यता है? अध्यात्म की मुख्यता है। ठीक है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नैगम आदि नए, उसमें किसकी मुख्यता है? उसमें आगम की मुख्यता है। बाकी जितने भी नए हैं, जैसे समझो 47 नए हैं, तो उसमें अपन अस्तित्व आदि जो नए हैं या फिर द्रव्य पर्याय आदि नए हैं, उनको अपन क्या करेंगे, कहेंगे कि उनमें आगम की मुख्यता है। फिर उसमें जो अपन ने 47 नयों में ही शुद्ध अशुद्ध आदि नयों का ग्रहण किया है, उनमें अपन क्या कहेंगे? अध्यात्म की मुख्यता है। समझे? बात समझ में आ रही है? इसके डिफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं। जब अपन ये कह रहे हैं आगम की मुख्यता है, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, वहां द्रव्य मीमांसा की मुख्यता है। क्या कहा? किसकी मुख्यता है? द्रव्य मीमांसा की मुख्यता है। मतलब द्रव्य गुण पर्याय को समझने की मुख्यता है, वस्तु व्यवस्था को समझने की मुख्यता है। जैसे अपन द्रव्य में और तत्व में क्या अंतर करते हैं, या आप सोचना, द्रव्य में और तत्व में क्या अंतर करते हैं? तो द्रव्य की जब अपन चर्चा करते हैं, वहां प्रयोजन विश्व व्यवस्था को समझना। तत्व की जब अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अपने प्रयोजन से अपन उसको तुरंत जोड़ रहे हैं, वहां अध्यात्म की मुख्यता है। ठीक है। तो जब अपन ये कह रहे हैं कि आगम की मुख्यता है, इसका मतलब अगर अपन को वस्तु व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझना है, जैसे एक और आपको विचार के लिए देता हूं, जब निक्षेप, आप लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ ली है सबने, थोड़ा विचार करना, जब अपन निक्षेप को अपन ने नयों में विभाजित किया, तो कौन से नयों में विभाजित किया? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। भूल गए आप लोग इतने जल्दी? वहां द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों में विभक्त किया ना। सुनना ध्यान से, अपन जब भंग बना रहे हैं ना, उनमें भी मुख्यता, जैसे समझो ये वस्तु है, इस वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भंग बना रहे हैं, एकानेकात्मक भंग बना रहे हैं, है ना। तो वहां भी सप्तभंगी में किसकी मुख्यता है? आप लोग जब घटाते भी हो तो किससे घटाते हो? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए से घटाते हो कि नहीं? बोलो, घटाते हो कि नहीं? तो और उसमें सोचना, उसमें अपन को समझना ये है कि जब अपन को वस्तु को अच्छे से समझना है, व्यवस्थाओं को अच्छे से समझना है, विश्व व्यवस्था जो व्यवस्थित चल रही है उसको अच्छे से समझना है, तो वहां आगम की मुख्यता होती है और वहां द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नेगम आदि नए काम करते हैं। और जब अपन को अपने प्रयोजन से जोड़ते हुए अध्यात्म को मुख्य करना है, भेद विज्ञान की मुख्यता है, वहां अपन कौन से नयों को मुख्य करते हैं? वहां अपन निश्चय और व्यवहार नय को मुख्य करते हैं। इसलिए ऐसा कहा कि दो नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निश्चय व्यवहार, उसमें आगम की मुख्यता है और इसमें अध्यात्म की मुख्यता है। ठीक है। जल्दी तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? बढ़े अपन आगे? बोलो जल्दी, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब एक अंतिम बात, समय अपना हो रहा है। निश्चय व्यवहार नए पर अपन आ गए। ठीक है। नयों को समझते हुए, नयों के विभाजन को समझते हुए, अपना जो मूल विषय था, मूल विषय क्या है, टॉपिक का नाम तो याद है कि नहीं? निश्चय व्यवहार प्रयोग विधि। तो अब अपन कहाँ आ गए हैं? निश्चय व्यवहार पे पहुंच गए हैं। अपन को निश्चय व्यवहार नय को बहुत अच्छे से समझना है। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाना चाह रहा हूं। अगर आपने नए नहीं समझे तो आपको जिनागम का कोई भी वाक्य अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है। आप किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करना चाहो, नयों के बिना आप किसी ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे आप ये देखो, समय सार में प्रतिज्ञा क्या ली 5वीं गाथा में? बोलो सब एक साथ, तम यत्त विहत्तम दाएहम। ठीक है। अपनो सविह वेण, मैं उस भैया एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। और 6वीं 7वीं गाथा में क्या किया? नबी हो दिया पमत्तो ना पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भड़ंती शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव व्यवहारेणु वदिस्सदीना निश्चय चरित्र दंसनम नानम नवीनानम न चरित्रम ना दंसनम। काम हो गया था। फिर आचार्य देव ने क्या किया? निश्चय व्यवहार नयों को समझाया और उसके बाद पूरे समय सार में निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से किसका निर्णय कराना चाहा? वो जो 6वीं 7वीं गाथा है, पूरा समय सार किसके लिए समर्पित है? पूरा का पूरा समय सार
उस छठवीं सातवीं गाथा के लिए ही समर्पित। समझ में आ रही है बात? मतलब मैं आपको निश्चय व्यवहार न्याय की उपयोगिता बताना चाह रहा हूं। उसमें भी हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो निश्चय न्याय तो हमें समझ में आता है, व्यवहार न्याय हमें क्या लगता है? व्यवहार न्याय उपयोगी नहीं है। लेकिन अपन को इन 4 दिनों में करना यह है, आगम के उद्धरणों में परिभाषा आप सबको याद है, अपना टारगेट ये है अपन को आगम के उद्धरण उठाने हैं, आगम की पंक्तियां उठानी है, उसमें निश्चय व्यवहार नहीं घटाने। जैसे समझो प्रवचन सार में प्रतिज्ञा क्या ली? प्रवचन सार में प्रतिज्ञा क्या ली? उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, कि मैं उस साम्य भाव को धारण करता हूं, जत्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण की संपत्ति प्राप्त होगी। साम्य भाव क्या है? तो बता दिया, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम साम्य भाव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये उसका हार्द था कि उन्हें मोह और क्षोभ से रहित परिणाम को समझाना था। अब जैसे समय सार की हार्द कौन सी गाथाएं हैं? कौन सी गाथाएं बोलो? छठवीं सातवीं गाथा। प्रवचन सार की हार्द गाथा कौन सी है? प्रवचन सार की हार्द गाथाएं हैं 80 और 81वीं गाथा। 80 गाथा में दर्शन मोह के अभाव का उपाय बताया और 81 नंबर की गाथा में, अब मुझे प्रयोजन तो ये था, 80वीं गाथा में जब दर्शन मोह के अभाव का उपाय बताया तो क्या उपाय बता रहे हैं? हाँ, कि भैया अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला शुद्धात्मा को जानता है, और शुद्धात्मा को जानता है उसके मोह का अभाव होता है। आपको पता है वहां उपाय अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना नहीं है, वहां उपाय तो क्या है? मूल उपाय अपने शुद्धात्मा को जानना। लेकिन इतना कह देते अपने शुद्धात्मा को जानना तो पकड़ में आ पाता क्या? इसलिए कहा अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। समझ में आ रही है बात? निश्चय तक उन्हें पहुंचाना है। कैसे पहुंचा रहे हैं? व्यवहार के माध्यम से, कि भैया जब द्रव्य गुण पर्याय को समझेगा, अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझेगा, और अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय वैसा ही मैं हूं, तो अपने आप को समझ पाएगा। तो समझाना तो किसको था? समझाना किसको था? शुद्धात्मा को। किसके माध्यम से समझाया? अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से। समय सार में समझाना तो किसको था? नवि होदी अपमत्तो न अपमत्तो, जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, उसको ही समझाना है। लेकिन पहले दिन श्रोता पहुंचा और उसने कहा महाराज को असौ शुद्धात्मा इति चेत, उसको इतनी लंबी चौड़ी गोली दे दी छठवीं सातवीं गाथा में, अब घबरा गया। तो फिर उसको पूरे समय सार व्यवहार न्याय का अवलंबन लेते हुए उसको बात समझाइए। तो मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, निश्चय व्यवहार न्याय को बहुत शांति से हमें समझना है, और वहां अपन को एक बात बहुत गहराई से ये देखनी है, जिसका श्रद्धान करना है उसको बता रहा है निश्चय। ठीक है, पर उस निश्चय तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसका साधन क्या बन रहा है? व्यवहार। तो निश्चय व्यवहार को अपन को समझना है। कैसे समझना है मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशंस आपको पता है, एक बार मैं आपको वो बताते जाऊंगा। अपन को आगम के उद्धरणों पर घटाना है, अपने लौकिक जीवन में उसको घटाते हुए देखना है। तो आपको जहां भी जैसे भी समझ में आ पा रहा है वो प्रयोग आपको ढूंढ के लाने हैं। क्या करना है? वो प्रयोग आपको ढूंढ के लाना है। पूजनों की कुछ पंक्तियां, उन पूजनों की पंक्तियों की होगा ये आपसे पढ़ लोगे, फिर जब तक घटाओगे नहीं तब तक लाभ नहीं होगा। तो पूजन की पंक्तियों में आपको ढूंढ के लाना है। गाथाओं में आप, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया 80वीं गाथा का, निश्चय न्याय से, निश्चय न्याय का जो प्रतिपाद्य है ना, उसको बताने के लिए अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को लेकर है। समझ में आ रही है बात? व्यवहार का अवलंबन लिया। कौन से न्याय का विषय है वो मैं आपसे, होमवर्क है आपको। क्या होमवर्क है? वो जो गाथा है उसमें किस न्याय का अवलंबन लिया है। तो ऐसे आपको कुछ गाथाएं ढूंढ के लानी है, कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पैराग्राफ ढूंढ के लाने हैं कि इसमें अशुद्ध निश्चय न्याय लागू हो रहा है, इसमें एक देश शुद्ध निश्चय न्याय लागू हो रहा है। ऐसे पूजन की पंक्तियों को आपको देखकर लाना है। जैसे युगल जी की पूजनों में बहुत उन्होंने प्रयोग किया है, युगल जी बाबू जी की पूजनों में निश्चय न्याय व्यवहार न्याय का बहुत प्रयोग किया। दादा की पूजनों में आलोक ज्ञान का कारण है, कौन से न्याय का विषय है? कौन से न्याय का विषय है?
इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, कौन से नए का विषय है, ऐसे आपको घटाओगे ना तब वो एक एक नए आपको समझ में आएगा। तो अभी तो आज थोड़ा आपको कठिन लगा है, कोई बात नहीं, अपन को एक दिन में नयों की चर्चा पूरी करनी थी, थोड़ा और उस विषय को शांति से सोचना। कल से अपन सबसे पहले निश्चय व्यवहार सामान्य पे घटाएंगे, फिर एक एक भेद को उठाते चलेंगे और एक एक भेद के प्रयोग आपको ढूंढ के आने हैं, ठीक है। जैसे कल आपके लिए होमवर्क है, सबसे पहला नय कौन सा है, नीचे से उपचरित असद्भुत व्यवहार में, उसके प्रयोग आपको ढूंढने हैं। जीवन में कैसे कर रहे हो, आगम में उसके प्रयोग कहां कहां किस किस रूप में किए हैं, ठीक है। चलो अभी अपना समय हो गया है, एक साथ बोलिए